चलिए बच्चों, तो आपका अभी सीएमएसएल का टेस्ट भी चल रहा है और उसी दौरान हम आपके लिए सीएमएसएल के अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों, अमेंडमेंट जो है, अगर आप देखें डी लिस्टिंग के टॉपिक में इन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें सेम ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एक नया रेगुलेशन ऐड हुआ है, रेगुलेशन 19A। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, डी लिस्टिंग का जो प्राइस होता है वो क्या होता था? अगर आपको याद हो, एक हम डालते थे फ्लोर प्राइस, एक हम डालते थे फ्लोर प्राइस के ऊपर अगर हमें करना है तो हम वहाँ पे डाल देते थे इंडिकेटिव प्राइस। ठीक है, और इसके आधार पे बुक बिल्डिंग होती थी, लोग बिट्स करते थे। तो फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव, अगर इंडिकेटिव प्राइस के अंदर या इंडिकेटिव प्राइस पे या इंडिकेटिव प्राइस के अंदर अगर क्या करते थे, डिस्कवर्ड प्राइस होता था, तो कंपलसरी हमको क्या करना होता था, अक्वायर करने होते थे शेयर्स डी लिस्टिंग के अंदर। अब इन्होंने, अच्छा, और ये फ्लोर प्राइस अपन कैसे कैलकुलेट करते थे? फ्लोर प्राइस पे दिमाग ही नहीं लगाना था। फ्लोर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते थे? रेगुलेशन 8 ऑफ SAST के हिसाब से अपन क्या कर लेते थे, फ्लोर प्राइस डिसाइड कर लेते थे। तो फ्लोर प्राइस डिसाइड करना तो प्रॉब्लम था ही नहीं, अपन तो सीधे आउटसोर्स कर दिया था और ये अपन पढ़ते भी नहीं थे। तो अभी उन्होंने क्या किया, रेगुलेशन 19A निकाला और इसमें उन्होंने बता दिया कि बॉस फ्लोर प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो बच्चों, अभी इन्होंने बोला कि जो आप फ्लोर प्राइस दोगे, तो पहले तो अपन कुछ भी नहीं करते थे, तो अभी इन्होंने तरीका बता दिया कि बॉस अगर आपको फ्लोर प्राइस निकालना है तो आप फ्लोर प्राइस कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। So the floor price of equity share proposed to be delisted through reverse book building or through fixed price process, as the case may be, shall not be less than the highest of the following. So आपको क्या करना है बच्चों? तो how would you calculate? तो अब उन्होंने रेगुलेशन 19A के माध्यम से have they done is, रेगुलेशन 19A के माध्यम से उन्होंने बता दिया है how to determine the floor price. So they have stated, they have asked, they have told कि आपको भाई फ्लोर प्राइस जो है वो फ्लोर प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है। तो फ्लोर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? तो फ्लोर प्राइस शेल नॉट बी लेस देन हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो मैं आपको चार प्राइस बताऊंगा उसमें जो सबसे कम प्राइस आएगा उस प्राइस से ऊपर हो सकता है फ्लोर प्राइस, पर उससे कम नहीं हो सकता या उसके जितना हो सकता है। लेट्स टेक, पहला क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, जो यहाँ पर रेफरेंस डेट बताई गई है, तो रेफरेंस डेट के लास्ट 52 वीक्स में जितने भी शेयर, जितने भी शेयर अक्वायरर ने टारगेट कंपनी में अक्वायर किए, जितने भी शेयर लास्ट 52 वीक्स में रेफरेंस डेट के जितने भी शेयर्स अक्वायरर ने टारगेट कंपनी के अक्वायर किए, उन प्राइस का अपन क्या कर ले, वीवैप निकाल ले। जैसे उसने मान लो पिछले 52 वीक्स में उसने 10 बार स्टॉक मार्केट से शेयर अक्वायर किए, कभी 40 पे 10,000 शेयर अक्वायर किए, कभी 50 पे 20,000 शेयर अक्वायर किए। तो इन सब का अपने को क्या निकालना है, वीवैप निकालना है, नंबर वन। नंबर टू, सेम, नेक्स्ट इज हाईएस्ट प्राइस। अभी तो वीवैप देख लिया अपन ने, अब अपन बोल रहे हैं हाईएस्ट प्राइस लास्ट 26 वीक्स में। एक्विजिशन के कितने दिन पहले, एक्विजिशन के 26 वीक्स के दौरान, मतलब जो रेफरेंस डेट है, अगर मान लीजिए रेफरेंस डेट एक्स है, तो एक्स डेट से लास्ट 26 वीक्स में, एक्स डेट से लास्ट 26 वीक्स में जितने भी शेयर्स, जितने भी शेयर्स किसने अक्वायर किए, अपने अक्वायर ने लास्ट 26 वीक में जितने भी शेयर अक्वायर किए, उसमें जो उसने हाईएस्ट प्राइस पे शेयर अक्वायर किया, एक वो प्राइस आ जाएगा। थर्ड इज एडजस्टेड बुक वैल्यू as determined by independent registered valuer, provided that adjusted book value shall not be applicable in case of delisting of PSU. तो ये थर्ड जो है बुक वैल्यू, आपको पता है अगर आप किसी भी स्टॉक का प्राइस देखते हैं तो उसका बुक वैल्यू प्राइस होता है। तो आप तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप एडजस्टेड बुक वैल्यू ले सकते हैं ना। व्हाट इज दिस एडजस्टेड बुक वैल्यू? हर एक शेयर की बुक वैल्यू आप निकाल लीजिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे अपनी कंपनी के शेयर के,
और उस पे जो है एक सर्टिफिकेट ले लीजिए इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर, या उससे इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही बोल दीजिए। वो क्या कर देगा, वो आपको एडजस्टेड बुक वैल्यू निकाल के दे देगा, तो वो वाला प्राइस निकाल लो। उसके बाद कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। अगर आपकी कंपनी के शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है बच्चों, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स क्या है, इफ द शेयर्स ऑफ योर कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करना है बच्चों अपने को, तो रेफरेंस डेट के लास्ट 60 डेज में, अब इसमें एक मिनट, आपने किस प्राइस पे एक्वायर किया मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ। रेफरेंस डेट के लास्ट 60 डेज, लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज में जो भी क्या है वीवैप है, आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब कंपनी के मार्केट का प्राइस, कंपनी का स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है रेफरेंस डेट का लास्ट 60 डेज में वीवैप है वो, ये तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से एक बार मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर कंपनी के शेयर्स क्या नहीं है, ये कब कंसिडर करना है, अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, फ्रीक्वेंटली ट्रेड आपको पता ही है 10% वाला क्राइटेरिया, लास्ट 12 मंथ्स में, रेफरेंस डेट के लास्ट 12 मंथ्स में जो शेयर जितने लिस्टेड हैं उसके अगर 10% कम से कम ट्रेड होते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंटली ट्रेड मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं है, अगर कंपनी के शेयर्स क्या नहीं है, फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं है, तो जो भी वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो प्राइस बताएगा वो, तो इन प्राइस में से जो क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइस आएगा, इन प्राइस में से जो प्राइस हाईएस्ट आएगा उस प्राइस के आधार पे क्या होगा, आपका फ्लोर प्राइस बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोर प्राइस। उसके बाद आपका जो है अपना इंडिकेटिव प्राइस, इससे हायर भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका इंडिकेटिव प्राइस है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अमेंडमेंट आ गया, ठीक है। फिर डिस्काउंट प्राइस बाकी सब कुछ तो ठीक है बच्चों। अब उन्होंने एक नया प्रोसेस बता दी। जैसे बच्चों अभी अपन लोग क्या देखते थे कि डीलिस्टिंग का ऐसे कोई फिक्स्ड वाला मेथड नहीं था, अब उन्होंने एक फिक्स्ड प्राइस वाला मेथड भी बता दिया बच्चों। तो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कि फिक्स्ड प्राइस वाला मेथड क्या है। In case the acquirer has proposed delisting through fixed price process, the acquirer shall provide fixed delisting price which shall be at least 15% more than the floor price। अरे बाप रे। तो अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर आपका acquirer जो है, पहले देखिए, पहले जो था फिक्स्ड प्राइस को लेके उतनी क्लैरिटी नहीं थी बच्चों। अब अक्वायरर बोलता है मेरे को बुक बिल्डिंग नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गो इनटू बुक बिल्डिंग, मेरे को वो करना ही नहीं, मैं तो एक फिक्स प्राइस दे दूंगा, जिसको खरीदना है खरीद ले। तो रेगुलेशन 20A जो है, रेगुलेशन 20 जो ए है वो किसके बारे में बात करता है, दैट टॉक्स अबाउट फिक्स प्राइस। तो बच्चों अगर आप फिक्स प्राइस पे करना चाहते हैं तो आपने जो फ्लोर प्राइस निकाला है, पहले अपन ने जो फ्लोर प्राइस निकाला है रेगुलेशन 19 है, मान लीजिए वो 100 रुपये आता है, नॉट लोअर देन द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्स टू 100 रुपीज मान लीजिएगा। सो क्या करना है बच्चों अपने को, तो 100 रुपये का कितना बच्चों, 15% आपको ऊपर रखना है, तो मतलब आप 115 पे आपका क्या हो जाएगा, फिक्स प्राइस हो जाएगा। द acquirer shall be eligible to undertake delisting through only if shares of the company। अच्छा, आप इस मैकेनिज्म के थ्रू कब जा सकते हैं बच्चों डीलिस्टिंग करवाने के लिए, अगर आपके शेयर्स क्या हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं, तभी आप इस मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद the acquirer shall be bound to accept equity share tendered offered in delisting if the post offer shareholding of the acquirer same reaches। अच्छा, और बच्चों आपने फिक्स प्राइस का ऑफर दे दिया, और अगर मान लीजिए आपकी शेयर होल्डिंग कितने पहुंच गई बच्चों, 90% पे पहुंच गई फिक्स प्राइस के थ्रू भी, तो हम मान लेंगे कि डीलिस्टिंग ऑफर आपका क्या है बच्चों, सक्सेसफुल। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद दुष्यंत सर, बच्चे ये ऊपर वाला क्लियर सबको, रेफरेंस डेट के सारे पहले अच्छा, अरे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस डेट। तो बच्चे रेफरेंस डेट यहाँ पर याद रखिएगा, रेफरेंस डेट क्या होगी ये भी आप ध्यान रखिए। हाँ हाँ, रेफरेंस डेट का मतलब है जिस डेट को अपन ने क्या किया था, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो जिस डेट को अपन ने क्या किया था, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, उस डेट को आप क्या मान सकते हैं यहाँ पर, रेफरेंस डेट मान सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डीलिस्टिंग के अंदर है बच्चों, बाकी सब तो सेम ही है जो अपन ने पढ़ा था।
उसके बाद सेबी आईसीडीआर में देख लेते हैं व्हाट आर द चेंजेस इन सेबी आईसीडीआर। सेबी आईसीडीआर में बच्चों प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में चेंज आया है, ध्यान से किया। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। जैसा कि अपन सबको पता है प्रमोटर को 20% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है पोस्ट इश्यू कैपिटल में, ठीक है। नाउ अभी इधर देखो, इन केस द पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इज लेस देन 20%। अच्छा, अगर प्रमोटर की पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग क्या होती है, 20% से कम होती है, अगर प्रमोटर की पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 20% से कम होती है, तो ये तो अपने को पता है AIF ये सारे लोग कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अगर आपको याद है 20% में 10% इनका कंट्रीब्यूशन रह सकता था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। अब इसमें एक नया एडिशन क्या है, और एनी इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल और एनी इंडिविजुअल, दो चीजें याद रखिए। कौन बच्चों, पहला क्या है, इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर जिसके पास कम से कम कितना है, 5% है, या फिर कोई भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल। एंटिटी का मतलब यहाँ पे शायद HUF वगैरह से हो रहा है। इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, जो किसके अंदर आ रही है बच्चों, जो पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है। मतलब जिसको आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज अ प्रमोटर नहीं दिखा रहे हो, एज अ प्रमोटर आप नहीं दिखा रहे हो, पर वो इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर प्रमोटर नहीं है, वो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में अभी तक हम सिर्फ प्रमोटर की का कंट्रीब्यूशन काउंट करते थे, लेकिन प्रमोटर के अलावा कोई भी इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर या फिर कोई भी एंटिटी जो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है बच्चों, 10%। सेम बच्चों, सब कुछ सेम है। जो अपन AIF वगैरह का देखते थे कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अगर 20%, तो इसमें AIF इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 10% जा सकती है। तो अब ये AIF और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा ये लोग भी क्या कर सकते हैं बच्चों, वो 10% लिमिट में काउंट हो सकते हैं। अब जब ये यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, अगर मान लीजिए इनको आपने इसके अंदर काउंट किया है, तो सीधे अगला जो डिस्कशन होगा वो लॉक इन पीरियड के ऊपर होगा। तो अगर इन लोगों की शेयर होल्डिंग को आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट कर रहे हो, तो इनकी शेयर होल्डिंग भी क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी शेयर होल्डिंग भी लॉक इन पीरियड में चली जाएगी। कितने महीने के लिए, जो 20% वाला पार्ट था, जो मैक्सिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट था, मतलब अगर इनका वो 20% में काउंट हो रहा है, तो 18 मंथ्स और 36 मंथ। 18 मंथ्स नॉर्मल केस में, 36 मंथ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में अगर काउंट हो रहा है, 36 मंथ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पब्लिक इशू लिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में। सेकंड जो पार्ट है बच्चों, सेकंड जो है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में थोड़े से चेंजेस आए हैं। जैसे कि अपन सबको पता है कि ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अपन सभी के साथ फाइल करते हैं ICDR में, जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, तो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अपन सभी के साथ फाइल करते हैं। देन उसके बाद सभी ऑब्जर्वेशन देती है, एंड देन वी फाइल इट विद ROC। देखिए अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए, कुछ इन्होंने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट कीजिए, उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेजेस वगैरह ज़्यादा डालिए, ताकि लोगों को वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंटेलिजिबल मैनर में दीजिए। उसके बाद ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेग, एम्बिगुअस, इम्प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह होने नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद द रिस्क फैक्टर्स आर appropriately worded in simple, clear and unambiguous language to bring out clarity। और जो भी रिस्क फैक्टर्स वगैरह हैं वो आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किए होने चाहिए। सेकंड इज रीसबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए क्या है, while there shall be no requirement for the payment of any fees on account of resubmission of draft of a document, the requirement for paying applicable fees shall continue to apply। हाँ बच्चों देखिए, अगर आप रीसबमिट करते हैं बिना किसी चेंजेस के, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपडेट करके करते हैं, तो जो रेगुलेशन में फीस है वो अपने को देनी पड़ेगी, शेड्यूल में जो फीस है। आप रीसबमिट करते हैं, देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ द फीस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन। तभी ने आपका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वापस कर दिया, उसके बाद आपने रीसबमिट ही नहीं किया, तो जो पहली बार आपने फीस दी थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी।
द इश्यूअर शैल विद इन 2 days, अब यहाँ पे 2 days लिखा है, ऑफ सबमिशन ऑफ रीसबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को रीसबमिट किया है, आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है और पब्लिक को बताना है कि दोस्त हमने क्या किया है, इसको रीसबमिट किया है, तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। कौन से न्यूज़पेपर हैं? वो सारे न्यूज़पेपर में जहाँ पे अपन एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं, वो 3 न्यूज़पेपर। Issuer shall make written intimation to its sectoral regulator about written and resubmission. सभी ने आपका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न क्यों किया था बच्चों? कहीं ना कहीं सभी सेटिस्फाइड नहीं थी, गलतियां थी, इसलिए आपको करेक्ट करने के समय बताया था सभी ने। तो आपका जो सेक्टरल रेगुलेटर है, जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी, तो IRDAI को भी मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा रिसबमिशन। अगले जो चेंजेस हैं बच्चों वो कहाँ पे? नेक्स्ट जो चेंजेस आए बच्चों सेबी के PIT रेगुलेशन में। और बच्चों जो ट्रेडिंग प्लान है, ऐसे लोग बच्चों जो परपिचुअली, ऐसे लोग जो परपिचुअली किस में रहते हैं बच्चों? जो लोग हमेशा, जिनके पास UPSI होती है, उन लोगों को ट्रेडिंग प्लान जो है इनेबल करता है, अलाउ करता है कि वो कंपनी के शेयर्स में क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो रेगुलेशन 5 को बच्चों ICSI ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, रीस्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, रेगुलेशन 5 हैज बीन एंटायरली रीस्ट्रक्चर्ड। और मुझे लगता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रेगुलेशन 5 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, an insider shall be entitled to formulate trading plan and present it to compliance officer for approval. ये तो बच्चों, ये सब तो चीजें ठीक ही है, मैं आपको डायरेक्टली चेंजिंग बताता हूँ। पहले बच्चों, अगर आपको याद है, द ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट इंटेल द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंसाइडर अर्लियर देन 120 days। मतलब पहले क्या होता था? पहले जिस दिन आप ट्रेडिंग प्लान पब्लिक अनाउंसमेंट होता था, उसके 6 महीने के बाद अपन ट्रेड करते थे। अब उन्होंने 6 महीने के पीरियड को कट करके कितना कर दिया? 120 days कर दिया, कैलेंडर डेज। कंफ्यूज मत होना, उन्होंने क्लियरली बताया कि डेज लिखा है मतलब ट्रेडिंग डेज मत समझना, कैलेंडर डेज, नंबर 1। ठीक है, अच्छा बच्चों ये कट कर दीजिएगा, अब इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं हो गया। उसके बाद ये तो सेम ही है। तीसरा, ट्रेडिंग प्लान में क्या लिखा होना चाहिए? ये उन्होंने एक नया नया एडिशन है बच्चों। कितने के ट्रेड आप करने वाले हो, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नेचर ऑफ द ट्रेड, कौन सा ट्रेड है, स्पेसिफिक डेट और टाइम, नॉट एक्सीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। कहने का मतलब क्या है बच्चों? मतलब आपने ट्रेडिंग प्लान को बताया, ट्रेडिंग प्लान में बताया कि मैं 25 तारीख को ट्रेड करूंगा, या 25 तारीख से 5 तारीख तक ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा आपको। आप अगर ट्रेडिंग प्लान में डेट्स बता रहे हो कि इस डेट को मैं ट्रेड करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, बट लगातार लगातार 5 ट्रेडिंग डेज आप ट्रेड नहीं कर सकते कि मैं 25 को भी ट्रेड करूंगा, 26 को भी ट्रेड करूंगा, 27 कर सकते हो, लेकिन लगातार 5 ट्रेडिंग डेज से ज्यादा के लिए आप क्या नहीं कर सकते, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, और आपके ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? आपका एक प्राइस लिमिट होनी चाहिए, दैट इज अपर प्राइस फॉर बाय ट्रेड एंड लोअर प्राइस फॉर द सेल ट्रेड, कि मैं 100 रुपए से ऊपर खरीदूंगा नहीं, 40 रुपए के नीचे बेचूंगा नहीं। फॉर बाय प्राइस द अपर प्राइस लिमिट शैल बी बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द डे बिफोर सबमिशन ऑफ। अच्छा, ऊपर के प्राइस की लिमिट क्या होगी? अगर मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मैं आज से 6 महीने के बाद शेयर खरीदूंगा या 120 दिन के बाद शेयर खरीदूंगा, तो मैं बता दूंगा तो मैक्सिमम किस प्राइस पे मैं शेयर खरीदूंगा 120 दिन के बाद। तो अपर प्राइस क्या होगा? जैसे मान लो मैंने ट्रेडिंग प्लान 25 तारीख को सबमिट किया, और मैं ट्रेडिंग कब स्टार्ट करूंगा? 120 डेज के बाद से स्टार्ट करूंगा। तो मैं अगर अपने ट्रेडिंग प्लान में डाल रहा हूँ कि मैं शेयर्स बाय करूंगा, तो बाय करने का प्राइस क्या होगा? जिस डेट को मैं ट्रेडिंग प्लान सबमिट कर रहा हूँ, उसके एक दिन पहले का, उसके एक दिन पहले का जो स्टॉक मार्केट का क्या है, क्लोजिंग प्राइस, एंड अप टू 20% ऑफ हायर देन सच। तो अगर मान लो क्लोजिंग प्राइस 24 तारीख को 100 रुपए का था, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 से 120, 120 वुड बी माई हाईएस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा, अप टू है। तो ये मेरा बाय प्राइस का लिमिट हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से बाय करूंगा, तो मैं किस प्राइस पे बाय करूंगा? 120 रुपए तक ही बाय करूंगा। अगर 120 के ऊपर शेयर का प्राइस, मतलब 120 दिन के बाद शेयर का प्राइस अगर 120 के ऊपर है, तो मैं ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसा अभी तक ये समझ में आ रहा है। सेल के लिए क्या होगा? लोअर प्राइस लिमिट शैल बी बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस एंड अप टू तो सेल की, तो अगर मैं सेल करूंगा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, तो जो ट्रेडिंग प्लान सबमिट करने के एक दिन पहले क्लोजिंग प्राइस था मान लो 100 रुपए,
तो इससे 20%, तो मतलब अगर मैं सेल करूंगा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से तो मैं उनको बोल दूंगा कि मैं 80 रुपए के नीचे सेल नहीं करूंगा। तो ये ऐसा उन्होंने एक नया रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। ये तो सेम ही है बच्चों, बाकी सब कुछ भी सेम है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, जैसे कि आपने देखा हो, अगर आपको याद हो कि जिस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल पीरियड होता है, उसके 20 ट्रेडिंग डे से पहले से लेके 48 आवर्स तक आप, तो बच्चों उन चीज़ों को हटा दिया गया और नए ट्रेडिंग प्लान में बच्चों सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया मतलब वो अपना मार्जिन ट्रेड वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं बच्चों, ये तो आपको पता ही है, वो T+0 कुछ स्टॉक्स के ऊपर, जैसा अपने क्लास में डिस्कस किया था, कुछ स्टॉक्स के वो T+0 का ट्रेडिंग प्लान का ट्राई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो T+0 ट्रेड सेटलमेंट वो सॉल्व कर रहे हैं। दिस विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग T+1। T+0 क्या है बच्चों? T+0 सेटलमेंट जो होगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 25 स्क्रिप्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, विद लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर। सारे ब्रोकर को अलाउ भी नहीं करेंगे। ऑल इन्वेस्टर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेगमेंट फॉर T+0 सेटलमेंट साइकिल इफ दे आर एबल टू मीट टाइमलाइंस, प्रोसेस, रिस्क रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो भी स्टॉक ब्रोकर की कंडीशंस वगैरह, मतलब कौन से ट्रेडर्स जो हैं वो T+0 सेटलमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने क्राइटेरिया बनाया है कि तुम्हारे पास ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, इतने टाइम के अंदर तुमको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए। तो जो भी ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर मतलब ब्रोकर, जो भी ब्रोकर ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे वो कर लेगा बच्चों। जस्ट अ मिनट। ओके, अ शॉर्टन सेटलमेंट साइकिल विल ब्रिंग, अगर ये T+0 कर दिया सेम डे, मतलब आप सुबह शेयर खरीदोगे, 3:30 के बाद आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और चार्जेस भी इससे क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। इंडिया की इमेज बहुत अच्छी बनेगी बच्चों, बड़े बड़े देशों में भी बच्चों T+0 नहीं है। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले चैप्टर में इन्होंने कुछ तो ऐड किया बच्चों। अब सबको पता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं, जो एनजीओ रजिस्टर होती हैं, तो वो रजिस्टर होती हैं। वो 67% वाला क्राइटेरिया भी अपन ने पढ़ा था, इधर देखो, रेगुलेशन 9 292 एनपीओ इज रिक्वायर्ड टू सीक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये तो अपने को पता ही है, आप वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बिना कोई फंड रेज किए, तभी आपको बताएगी रजिस्ट्रेशन। जो भी एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो सभी आपको बता सकती है। फंड रेजिंग बाय एनपीओस, एनपीओस जो है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड कैसे रेज करेंगे, ये कुछ एडिशन किया है इन्होंने। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रेज फंड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इशू करके, जेड पी इंस्ट्रूमेंट इशू करके। जेड पी इंस्ट्रूमेंट इशू करके बच्चों, आपने ये खरीद लिया, मतलब आपने पैसा दान कर दिया, आपका कोई पैसा रिफंड अडबंशन नहीं मिलने वाला, कोई भी रिफंड। ठीक है, कौन खरीदेगा ये? इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर डोनेशंस आ सकती हैं आपको, या फिर कोई और तरीके से फंड रेज कर सकते हैं ये जो अपने एनपीओ से। अब फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, अच्छा आपको पता होगा फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज भी फंड रेज कर सकती है, जिसको एज अ सोशल एंटरप्राइज रिकग्निशन मिल गया है। वो क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर इशू कर सकती है मेन बोर्ड पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे, आईजीबी पे, या फिर एआईएफ को, और सोशल इम्पैक्ट फंड के थ्रू भी पैसे रेज कर सकती है। कौन सी बच्चों? फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, वो भी रजिस्टर हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ बच्चों, डेट सिक्योरिटीज या एनी अदर मीन्स। बच्चों ये फॉर प्रॉफिट वाले कोई सोशल प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए पैसे रेज कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज शैल बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड अंडर द, ठीक है, SIP must be identified as for profit social enterprise। मतलब ये जो आपके इक्विटी शेयर्स होंगे ये अलग से क्लासीफाई होंगे कि भाई ये फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज ने इशू की है। सेम
फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज यहाँ पे तो इन्होंने बताया, बट सेबी के जो भी क्राइटेरिया है वो आपको मीट करने हैं। आप कब रेज नहीं कर सकते? सेम पहला, इनएलिजिबल। आपके प्रमोटर ग्रुप के लोग, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर, इनको ट्रस्टीज को डीबार किया हुआ है। आपके प्रमोटर डायरेक्टर्स किसी ऐसी कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर हैं, या ऐसी सोशल एंटरप्राइज के डायरेक्टर हैं जिसको डीबार कर रखा है। सेम बच्चों जो अपन ने पढ़ा था। अगर आपके डायरेक्टर, ट्रस्टी वगैरह विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, the social enterprise or any of promoter, director or trustees have been debarred from carrying its activities or from raising fund by statutory bodies। अगर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से थ्रू गवर्नमेंट ने आपके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, तो ए और बी वाली रिस्ट्रिक्शन कब खत्म एप्लीकेबल नहीं होगी? अगर डिबारमेंट का पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया बच्चों। अब बच्चों ये क्या इशू करके पैसे रेज करती हैं बच्चों? ये जो एंटिटीज हैं ये क्या इशू करके पैसे रेज करती हैं? ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स। कौन इशू कर सकता है? सिर्फ एनपीओ जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि फॉर प्रॉफिट वालों को तो अपने इक्विटी शेयर्स वगैरह स्पेसिफिकली अलाउ करना, इशू करना अलाउ करती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ स्पेसिफिक टेन्योर, नो कूपन नो प्रिंसिपल। कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी प्रिंसिपल रीपे करने की जरूरत नहीं। सीधी बात है, अगर आप ZCZP खरीदेंगे तो आप समझ लेना आपने डोनेट कर दिया पैसा। A social enterprise which is अच्छा ध्यान से कि एक सोशल enterprise which is not for profit organization registered with social stock exchange may issue ZCZP for specific project or activity। आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लीन गंगा मिशन, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसलिए हमको 100 करोड़ चाहिए और इसलिए हम फंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर क्या कर सकते हैं बच्चों? पैसे रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब बच्चों ध्यान से, अब बच्चों फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जो रेगुलेशन था, वहां पे एक नया कंसेप्ट इन्होंने ऐड किया है, जिसको ये बोल रहे हैं म्यूल अकाउंट। अब ये म्यूल अकाउंट क्या है? लेट्स सी व्हाट इज दिस म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन विद स्टॉक ब्रोकर, और एक अकाउंट है जो हम स्टॉक ब्रोकर के साथ रखते हैं, और अ डीमैट अकाउंट or a bank account linked with such trading account in the name of a person where account is effectively controlled by other person, whether or not the consideration। बच्चों ये वो वाला हो गया, जैसे किसी इंसान ने फॉर एग्जांपल रोहन ने अपने इसके पापा हैं, रोहन के पापा 75 ईयर्स के हैं, उनके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं, तो इन्होंने क्या किया, रोहन ने अपने पापा के नाम पे डीमेट अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट को कंट्रोल करे। मतलब एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा ब्रोकर का अकाउंट, डीमेट अकाउंट जो है किसी इंसान के नाम पे, बट इसको कंट्रोल कोई और कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब वो जो बंदा है जिसके नाम पे आपने अकाउंट खोला है, अब वो ट्रेड तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा का अकाउंट है, ट्रेड तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं नहीं देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकाउंट क्या कहलाएगा? म्यूल अकाउंट। अकाउंट किसी और का है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। अब बच्चों जो आपको पता होगा डीलिंग की डेफिनेशन है, तो डीलिंग की डेफिनेशन में एक इन्होंने ऐड कर दिया कि अगर आप खुद से ट्रेड करते हो या फिर म्यूल अकाउंट के थ्रू भी बाय सेल करते हो, तो भी वो क्या कहलाएगी? डीलिंग कहलाएगी। ठीक है, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। बच्चों यहाँ पे भी एक चेंजेस है, यहाँ पे चेंज किया है बच्चों। ड्यू डिलिजेंस बाय डिबेंचर ट्रस्टी। द डिबेंचर ट्रस्टी शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट। बच्चों अगर आपको याद हो, हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, पब्लिक से पैसा रेज करते थे, एनसीएस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इश्यू करके, तो उस समय एक इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, डिबेंचर ट्रस्टी शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी, सभी को बताना है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। तो बच्चों सेम ये बच्चों कंपनीज एक्ट में भी है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले, सॉरी, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के टाइम पे और इश्यू होने के पहले जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, पहला ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि मैंने ऑफर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को भली भांति पढ़ लिया, इसमें जो भी स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं लायबल हूँ, और
इन्वेस्टर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है इसके थ्रू, ऑफर डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के थ्रू। द डिबेंचर ट्रस्टी shall at the time of filing of listing application furnish to the board and stock exchange। सेम जब आप क्या करते हैं, जब आप स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो अपनी डेट सिक्योरिटीज उनको लिस्ट कराने का, तो क्या करना है बच्चों, अगर सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो पार्ट बी के हिसाब से आपको डिलीवरेंस सर्टिफिकेट देना है, और अनसिक्योर डेट सिक्योरिटीज है तो पार्ट बी शेड्यूल 4A के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी मतलब अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करते हैं तो भी आपको डिबेंचर ट्रस्टी का डिलीवरेंस सर्टिफिकेट देना जरूरी है, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट और डिलीवरेंस सर्टिफिकेट है वो अपनी वेबसाइट पे भी जो भी डिबेंचर ट्रस्टी ने डिलीवरेंस सर्टिफिकेट दिया उसको स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगा। तो ये आपके CMSL के अमेंडमेंट है, ICSI को मैं बता ही देना चाहूँगा। अच्छा, इसमें LODR के भी अमेंडमेंट्स हैं। LODR के अमेंडमेंट बच्चों मैंने एक्चुअली मैं LODR क्लास में मॉडल से ही पढ़ाता हूँ जो लेटेस्ट मॉडल आती है, बट जिनको LODR के अमेंडमेंट्स देखने हैं कोई भी मेजर अमेंडमेंट नहीं है। वो पहले जो था ना कि 2019 तक 1000 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, फिर 2000 कंपनीज के ऊपर, तो वो जो 2019 वाला पार्ट था वो मेजॉरिटी रेगुलेशन से ऑमिट हो गया, बाकी LODR में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये आपने इतने कर लिए तो भी आपके CMSL के सारे अमेंडमेंट्स जाएंगे। अगर आपको ये अमेंडमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरा नंबर है 4 4x6, इस पे आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और कोई भी दिक्कत होती है यू कुड ऑलवेज कनेक्ट विथ मी एंड कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। मैंने कोशिश की कि आपका कम वक्त लूँ और सारी की सारी चीज़ें क्या कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।